स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग ज्वालामुखी का अगला चैप्टर एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं। आप चाहे जिस गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ज्योग्राफी आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने पीछे के चैप्टर एमसीक्यू माध्यम से कराए गए हैं उनकी सारी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी, नदियाँ। तो देखिए, ज्वालामुखी को हम लोग पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बनने वाले जो दबाव होते हैं वह ज्वालामुखी के माध्यम से ही बाहर आते हैं, ठीक है, जिससे पृथ्वी के अंदर का दबाव कम हो जाता है और एक जो विस्फोट होने की संभावना है वो नगण्य हो जाती है, पृथ्वी बच जाती है, क्योंकि जो दबाव पृथ्वी के अंदर होता है वो ज्वालामुखी के माध्यम से पृथ्वी के भूपर्पटी पर बाहर आ जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ज्वालामुखी, ठीक है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, यौगिक ज्वालामुखी। तो देखिए, जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, ये 3 प्रकार के ज्वालामुखियों के प्रकार होते हैं, लेकिन यौगिक ज्वालामुखी ऐसा कोई प्रकार नहीं होती है, ठीक है। होता है यौगिक ज्वालामुखी एक लंबा शंक्वाकार ज्वालामुखी होता है। यौगिक ज्वालामुखी कैसा होता है? एक लंबा शंक्वाकार ज्वालामुखी होता है, ठीक है। तो ये जो है उद्भव के आवृत्ति के आधार पर ये नहीं होता है। उद्भव के आधार पर कौन कौन होता है? जागृत, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी, ठीक है। यौगिक ज्वालामुखी जो होता है ये लंबा और शंक्वाकार होता है। इसका निर्माण जो है जम के ठोस लावा के रूप में होता है, ठीक है, इसीलिए इसको यौगिक ज्वालामुखी कहते हैं। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, यौगिक ज्वालामुखी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। तो देखिए, जागृत ज्वालामुखी में हमेशा उद्गार होता रहता है, अक्सर उद्गार होता रहता है ज्वालामुखी उसमें, जागृत ज्वालामुखी में, ठीक है। इसी को सक्रिय ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी को भी हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी मानते हैं। जैसे अब आप सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, संसार का सबसे प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो कौन सा है? मोना लोवा। ये कहाँ है? हवाई द्वीप पर स्थित है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोवा ज्वालामुखी है, जो हवाई द्वीप में स्थित है। और स्ट्राम्बोली, ये 2 ज्वालामुखी जो हैं जागृत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी में आते हैं। स्ट्राम्बोली कहाँ है? इक्वाडोर में। वैसे तो सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत बहुत आते हैं, जैसे सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछेगा तो मोना लोवा हवाई द्वीप पर है, और उसके बाद सिसिली का एटना हो गया, स्टाम्बोली हो गया इटली का, विसुवियस हो गया, कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में, ठीक है। मैक्सिको का पोपोकैटपेटल हो गया, कैलिफोर्निया का लासन हो गया। सक्रिय ज्वालामुखी बहुत प्रकार के हैं, आगे क्वेश्चन में आप लोगों को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा सक्रिय जागृत ज्वालामुखी मोना लोवा, जो हवाई द्वीप पे स्थित है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? जागृत ज्वालामुखी, यानी सक्रिय ज्वालामुखी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है? ऐसे ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है? जागृत, प्रसुप्त, शांत, मृत या तो देखिए, जागृत ज्वालामुखी तो सक्रिय ज्वालामुखी में आएगा। प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसमें अभी उसमें उद्गार नहीं हुआ है लेकिन आगे उद्गार हो सकता है। और एक शांत ज्वालामुखी होता है, एक मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी में क्या होता है? न इसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार हुआ है, न उद्गार होने की संभावना है। इसी को बोलते हैं मृत ज्वालामुखी, ठीक है। जो युगों युगों से शांत हो और ना इसमें आगे उद्गार होने की संभावना हो, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी के कुछ एग्जाम्पल सुन लीजिए, जैसे बर्मा म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी हो गया, अफ्रीका का किलीमंजारो हो गया,
दक्षिण अफ्रीका का चिम्बाराजो हो गया, हवाई द्वीप का मीनाको हो गया, ईरान का कोह सुल्तान हो गया। ये सब मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ठीक है, आप एक दो याद रखिएगा जो आपसे पूछा जाता है, जैसे अफ्रीका का किलिमंजारो हो गया, दक्षिण अफ्रीका का चिम्बाराजो हो गया, और ये ईरान का कोह सुल्तान, ये काफी बार पूछा गया है। ईरान का कोह सुल्तान ये किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो ये मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो जो एक ऐतिहासिक काल से शांत रहा हो और उसमें अचानक विस्फोट हो जाए तो उसको, ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी। यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। मतलब सुषुप्त का मतलब जो सोया हुआ जान पड़े और उसमें विस्फोट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सुषुप्त ज्वालामुखी। अच्छा, सुषुप्त ज्वालामुखी के कुछ जैसे एग्जाम्पल, जैसे जापान का फ्यूजियामा, ये भी सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पेले अश्रु यानी पेले टियर की उत्पत्ति कब होती है? भूकंप के समय, प्लेट विवर्तनी के समय, ज्वालामुखी के उद्गार के समय, पर्वत निर्माण के समय। तो कब होती है इसकी? ज्वालामुखी के उद्गार के समय। ठीक है, पेले अश्रु जो है ये ज्वालामुखी उद्गार के समय उत्पन्न होते हैं। अच्छा, ये होता क्या, ये पदार्थ जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उबलते लावा को ठंडा होने से बचाते हैं, यही इनका वर्क होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं जब ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है तो पेले अश्रु की उत्पत्ति होती है। ये करते क्या है? लावा को ठंडा होने से, अचानक ठंडा होने से बचाते हैं। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें कौन कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो देखिए ज्वालामुखी में जलवाष्प तो होता ही है, जलवाष्प के अलावा कह रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन होता है। तो विकल्प कौन सा आपसे सही हो जाएगा? सी विकल्प, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ज्वालामुखी उद्गार के समय या ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट, ब्रेसिया, लेपली, स्कोरिया। तो इसको क्या बोलते हैं? पायरोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्टिक जो है ये चट्टानों को पूरी तरह से मुख्य रूप से ज्वालामुखीय पदार्थ से बना होता है। पायरोक्लास्ट क्या होता है? चट्टानों के, मतलब जो इसकी जो चट्टान होती है वो पूर्ण रूप से ज्वालामुखी पदार्थों से बनी होती है। ठीक है, तो ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़ों को क्या बोलते हैं? पायरोक्लास्ट। इन चट्टानों के टुकड़ों को क्या बोलेंगे? पायरोक्लास्ट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियों निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? उल्कापात, ज्वालामुखी क्रिया, पवन क्रिया, हिमनी क्रिया। तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे? ज्वालामुखी क्रिया से। क्रेटर तथा काल्डेरा पूछ रहा था, तो ये किससे हो जाएंगे? ज्वालामुखी क्रिया से। क्रेटर क्या है? क्रेटर वो है जैसे जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो एक गोल या लगभग गोले आकार के जो गड्ढा हो जाता है, जैसे किसी चीज से निकलेगा तो उसमें बीच में गड्ढा हो जाएगा ना, इसी को हम लोग क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे फटना, ज्वालामुखी क्या होता है? फटता है, तो जहां फटता है उसके किनारे किनारे मतलब आपको वहां बीच में गड्ढा दिखाई देगा, तो इसी को क्या बोलते हैं? क्रेटर। ये ध्यान रखिएगा, क्रेटर पूछा गया। अभी बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर था तो उसमें ज्वालामुखी से एक क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? क्रेटर, काल्डेरा, गेसर, फियोर्ड। तो देखिए क्रेटर, काल्डेरा और गेसर ये सब तो संबंधित हैं, लेकिन फियार्ड जो है ये एक गहरी समुद्री खाड़ी है, गहरी और सकरी भी होती है। फियार्ड जो है ये गहरी और सकरी, फियोर्ड बोलते हैं इसको, गहरी और सकरी समुद्री खाड़ी है जो ग्लेशियर के पिघलने या ग्लेशियर की क्रिया से बनती है। बाकी क्रेटर, काल्डेरा और ग्लेशियर ये सब ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित हैं। तो कौन ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं होगा? फियोर्ड। ये कैसी है? ये एक गहरी समुद्री
सकरी खारी है, खाड़ी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? लावा पठार, लावा मैदान, सिल तथा डाइक, विसर्प। तो देखिए विसर्प जो है ये नदियों का प्रवाह होता है, जैसे नदियां बलखा के जब चलती हैं तो इसी को हम लोग विसर्प बोलते हैं। और बाकी लावा पठार, लावा मैदान, सिल तथा डाइक ये सब ज्वालामुखी क्रिया से बनते हैं, लेकिन विसर्प जो है ये नदियों की क्रिया से बनता है। जब नदियां ऐसे ऐसे नदियां चलती हैं, देखिए विसर्प कहाँ बनता है, ऐसे ऐसे नदियां चलती हैं। अब मान लीजिए चलते चलते नदियां धीरे 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 यहाँ आ गई, अब ये ऐसे चली गई, मान लीजिए नदी ऐसे चली गई, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्थान को विसर्प बोलेंगे। इस स्थान को क्या बोलेंगे, विसर्प। ठीक है, विसर्प बोलते हैं। फिर इसी को गोखुर झील वगैरह बोलते हैं, जब नदियां पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ये जानिए फिलहाल कि विसर्प जो है ये नदियों की आकृतियों में बनता है। ठीक है, किसमें बनता है विसर्प, नदियों के। ये नदियों का क्या है, अपर्दनात्मक स्थल रूप है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी विकल्प विसर्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। डाइक, डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्तीय स्थलाकृति, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति, हिमनद निर्मित स्थलाकृति। तो डाइक जो है ये ज्वालामुखी लावा का ऊर्ध्वाधर जमा होने के कारण बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। ज्वालामुखी के ऊर्ध्वाधर जमाव के कारण जो स्थलाकृति आकृति बनती है इसी को हम लोग डाइक बोलते हैं। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कालडेरा संबंधित है हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से। तो कालडेरा किससे संबंधित है, ज्वालामुखी से। ठीक है, क्रेटर, कालडेरा ये सब ज्वालामुखी से संबंधित है। ठीक है, इसे कुंड, कालडेरा मतलब कुंड, ज्वालामुखी कुंड बोलते हैं इसको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, यानी विकल्प आपका ये सही हो जाएगा। 15 नंबर कह रहा अग्निवलय यानी सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? अटलांटिक परमेखला को, हिंद परमेखला को, प्रशांत परमेखला को, आर्कटिक परमेखला को। तो देखिए प्रशांत महासागरीय पेटी जो है इसी को रिंग ऑफ फायर या सर्किल ऑफ फायर कहा जाता है। तो विकल्प प्रशांत परिमेखला आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। लैकोलिथ, लैकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से, महाद्वीपीय प्रवाह से। तो देखिए लैकोलिथ जो है ये एक आग्नेय शैलों द्वारा निर्मित संरचना होती है। ठीक है, जो मैग्मा, जब ज्वालामुखी में उद्गार होता है तो जो मैग्मा निकलता है उसको ऊपर उठकर क्षैतिज चट्टानों में, ये क्षैतिज चट्टानों के संस्तरों में जो बीच गुंबदाकार आकृति होती है इसी को हम लोग लैकोलिथ बोलते हैं। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये विकल्प ज्वालामुखी से। लैकोलिथ किससे संबंधित है, ज्वालामुखी से। 17 नंबर कह रहा है विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर के आसपास, आंध्र महासागर के आसपास, हिंद महासागर के आसपास, अंटार्कटिक महासागर के आसपास। तो देखिए रिंग ऑफ फायर किसे बोलते हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी को। तो सबसे ज्यादा जागृत ज्वालामुखी कहां पाया जाएगा, प्रशांत महासागर के आसपास। ठीक है, पूरे विश्व में लगभग 704 सक्रिय ज्वालामुखी इसी प्रशांत महासागर पेटी में स्थित हैं। ठीक है, और कल जब भूकंप पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि सबसे ज्यादा भूकंप कहां आता है, लगभग 63% से लगभग 63% भूकंप कहां आता है, प्रशांत महासागरीय पेटी में। ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं रचनात्मक प्लेट किनारों पर, भ्रंश मेखला के सहारे, मोड़दार मेखला के सहारे, विनाशात्मक प्लेट किनारे पर। तो कहां होती हैं ये, विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर। ठीक है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तभी भूकंप, ज्वालामुखी ये सब घटनाएं होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कहां हो जाएगा, विनाशात्मक प्लेटों के
किनारों पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? प्राचीन पठारी क्षेत्रों में, गहन सागरीय मैदानों में, नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में। तो कहाँ पाए जाएंगे? नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में। अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाएंगे? नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में। अच्छा, ये नवीन मोरदार पर्वत कैसे बनते हैं? वलन से बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। प्रशांत महासागर के चारों तरु स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? नइस आर्डेंटे, हारनितो, अग्नि श्रृंखला, सोल्फ तारा। तो क्या बोलते हैं इसको? नुइस आर्डेटे, हारनितो, अग्नि श्रृंखला, सेल्फ तारा। तो प्रशांत महासागर की पेटी को क्या बोले थे? रिंग ऑफ फायर या सर्किल ऑफ फायर। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अग्नि श्रृंखला, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। 21 नंबर कह रहा, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, परिप्रशांत पेटी, अफ्रीका की भ्रंश घाटी। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? प्रशांत, प्रशांत महासागर को अग्नि ऑफ मतलब सर्किल ऑफ फायर बोलते हैं। तो किसमें पाए जाएंगे अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी? परिप्रशांत पेटी में। ठीक है, क्योंकि विनाशात्मक प्लेटों के किनारे ही ये पेटी लगभग पड़ जाती है, इसीलिए इसको हम लोग रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन बोलते हैं, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा, माउंट ब्लैक, माउंट किलिमंजारो। तो सक्रिय कह रहा है ना, ज्वालामुखी पर्वत पूछ रहा है आपसे। तो माउंट एटना तो है, लेकिन ये जो माउंट ब्लैक है ये ब्लैक माउंटेन की श्रेणी में आता है। ठीक है, किसमें आता है? ब्लैक माउंटेन, यानी भ्रंश पर्वत में। तो यही विकल्प नहीं हो जाएगा, ये ज्वालामुखीय पर्वत नहीं है। बाकी माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा और माउंट किलिमंजारो ये सब भ्रंश ये सब ज्वालामुखी पर्वत की श्रेणी में आते हैं। लेकिन माउंट ब्लैक जो है ये ब्लैक माउंटेन यानी भ्रंश पर्वत है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जापान में, फिलीपींस में, इक्वाडोर में, हवाई द्वीप में। तो इक्वाडोर में, कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। ठीक है, ये विषुवत रेखा पर विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये कहाँ है? इक्वाडोर में, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? जागृत, सुषुप्त, मृत या शांत? इनमें से कोई नहीं। तो अभी जब पढ़ा रहे थे आगे तो बताए थे आपको स्ट्राम्बोली के बारे में। तो ये कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, स्ट्राम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ये सिसिली के उत्तर में लिपरी द्वीप पर स्थित है। भूमध्य सागर का इसको प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में है? इटली, तंजानिया, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये कहाँ है? तंजानिया में है। किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, किलिमंजारो पर्वत जो है ये सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है, ये भी ध्यान रखिएगा, और विश्व का चौथा सबसे ऊंचा उभरा हुआ पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 19,298 फीट। ठीक है, या 5,882 मीटर मान सकते हैं। 5,882 मीटर इसकी ऊंचाई किलिमंजारो पर्वत की ऊंचाई है। ये एक ज्वालामुखीय पर्वत है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो फ्यूजियामा इटली, जापान, कीनिया, मैक्सिको। तो फ्यूजियामा जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखीय पर्वत या ज्वालामुखी है। यह जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, यह भी ध्यान रखिएगा। फ्यूजियामा जो है ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, और ये फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में। ये कहाँ है? जापान के होन्शु द्वीप पर। इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि किस देश में है, और ये किस पर्वत की श्रेणी में आता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। निम्न में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो ये क्वेश्चन तो भी आया था, ये कौन हो जाएगा, सिसिली का स्ट्राम्बोली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। फोसा मैग्ना है एक, फोसा मैग्ना क्या है, ज्वालामुखी, आकार की घाटी, भ्रंशोथ पर्वत, दरार घाटी, तो ये क्या है, फोसा मैग्ना ये एक ज्वालामुखी है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये है कहाँ, जापान का, जापान में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ईयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महाद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ईयरबस कहाँ है, ये अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है, अंटार्कटिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी, ईयरबस ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये है कहाँ, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन है लेकिन अब उसको आपको नेक्स्ट पार्ट में दिया जाएगा क्योंकि आज कहीं जाना है। ठीक है, तो चलिए 29 क्वेश्चन है, बाकी आगे के लगभग 30-35 क्वेश्चन और मैंने सिलेक्ट किए हैं, वो आपको कल के पार्ट में मिल जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।